जो सब इशू है 1.3.1 ये है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में, एनएसओ। तो ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब है सीएसओ, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसका मतलब है एनएसएसओ, इन दोनों को मर्ज करके एक ऑफिस बनाएगी यूनिफाइड, जिसका नाम है एनएसओ। तो आपसे ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि एनएसओ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मर्ज हुई हैं। तो आपका सीएसओ मर्ज हुआ है और एनएसएसओ मर्ज हुआ है। क्योंकि ये आपका स्टैटिस्टिकल ऑफिस है तो ऑब्वियसली ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंडर आता है। अब एनएसओ क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लार्ज स्केल सैंपल सर्वेज के लिए। तो ऑल इंडिया बेसिस पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए हमें बहुत सारे सर्वे चाहिए होते हैं, तो उस सर्वे को जो है एनएसओ कंडक्ट कराएगा ऑल इंडिया बेसिस पर। इसको हेड करेगा एक डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये क्या क्या काम करेगा? ये जो है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेगा। सबसे पहला इसका काम है डेटा कलेक्शन का, और डेटा कलेक्शन जो है नेशन वाइड बेसिस पर होगा। हाउस होल्ड का सर्वे, घर घर का सर्वे होगा, और उसमें सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का सर्वे किया जाएगा। एनुअल सर्वे होगा इंडस्ट्रीज़ का। तो ये हमें इकोनॉमिक डेटा देगा, और इकोनॉमिक डेटा के लिए ये सर्वे करेगा आपका सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के ऊपर। और उसके अलावा हाउस होल्ड में सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट की सर्वे होगी, और इंडस्ट्रीज़ में ये करेगा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़। एनएसओ जो है डेटा कलेक्ट करता है, रूरल और अर्बन प्राइसेस पे भी कलेक्ट करेगा ये डाटा। मतलब कि रूरल एरियाज़ में क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं, उस पर डेटा कलेक्ट करके हमें ये बताएगा कि हम इम्प्रूव क्रॉप स्टैटिस्टिक्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए ये जो है आपका एरिया इन्यूमरेशन करेगा, कितना एरिया है, क्रॉपिंग एरिया कितना है, और क्रॉप का एस्टिमेशन भी ये एनएसओ करेगा स्टेट एजेंसीज की मदद से। अब एनएसओ में 4 डिवीजन होने वाले हैं। पहला डिवीजन होगा नेशनल सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीजन, SDRD, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कितने डिविजन्स हैं, या फिर ये डिवीजन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो पहला आपका सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीजन, दूसरा आपका फील्ड ऑपरेशन डिवीजन FOD, तीसरा डिवीजन आपका डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन, और चौथा डिवीजन है सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन। तो 4 इसके अंदर डिविजन्स होंगे। अब नेक्स्ट इश्यू जो इसमें देखना है हमें, वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो NSO था आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन NSC। ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बिल जो है जारी किया है। ये बिल एम्पावर करेगा NSC को नोडल बॉडी बनने के लिए सभी स्टैटिस्टिक्स के कलेक्शन की, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक कलेक्शन की जो है आपकी नोडल बॉडी NSC होगी, और आपका जो NSO है उसके अंदर क्या क्या आया है, CSO आया है और NSSO आया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर NSC के अंदर कौन प्रोविज़न है, जैसे कि इसमें ये जो बिल है इसके अंदर प्रोविज़न है कि NSC का क्या कंपोजिशन होना चाहिए, मतलब कौन कौन लोग इसके मेंबर्स हो सकते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल ऑडिट की बात की गई है, और ये इसके अंदर इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होगा। इस कमीशन का अपना ही सेक्रेटेरिएट होगा। NSC है क्या? NSC एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी होगी। तो वो जो बॉडी थी NSO, वो डेटा कलेक्टिंग बॉडी थी, जबकि NSC आपकी जो है एडवाइजरी बॉडी होगी स्टैटिस्टिकल मैटर पे। कोई भी स्टैटिस्टिकल मैटर है तो उस पर जो है एडवाइस NSC करेगी गवर्नमेंट को। पर गवर्नमेंट को जो भी ये एडवाइस देती है वो नॉन बाइंडिंग होगी, मतलब कि गवर्नमेंट उस एडवाइस से, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उस एडवाइस को फॉलो करे। तो जो भी NSC के सजेशंस हैं वो नॉन बाइंडिंग नेचर के होंगे। और 2005 में इसको सेटअप किया गया था रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन में। उस वक्त ये टेम्परेरी इंटरिम मेजर के रूप में सेटअप की गई थी, क्योंकि इसका कोई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं था अभी तक, इसीलिए NSC को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था रिकमेंडेशंस को अपने लागू करवाने के लिए। तो ये जो एक कमी थी कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है, क्योंकि ये देखिए रिकमेंडेशंस के बेसिस पर आई है, इसीलिए ये बॉडी जो है आपकी कोई लॉ स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। NSC स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अब जो इसकी कमीशन आ रही है, ये जो बिल आया है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बिल, ये इसको एम्पावर करेगा कि ये अब जो इसके रिकमेंडेशंस होंगे उनका नेचर जो है नॉन बाइंडिंग नेचर से हट सके। तो इसके लिए अब बिल लाने की जो है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लाने की कोशिश की जा रही है। अब कोर स्टैटिस्टिक्स क्या है? कोर स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है आपका GDP का डेटा, फिर आपका जॉब का डेटा, इंडस्ट्री का डेटा, या बजट का कोई भी डेटा होगा, वो सारा इंडिया का कोर स्टैटिस्टिक्स होता है। NSC की हमने कंपोजिशन की बात करी थी, इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। पहला, इसका जो चेयरपर्सन है वो पार्ट टाइम है, जो कि एक एमिनेंट या तो स्टैटिशियन हो या फिर सोशल साइंटिस्ट हो।
और इसके फिर 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। देखिए ये पार्ट टाइम ही है सारे, ठीक है, चेयरपर्सन पार्ट टाइम है, मेंबर्स भी इसके पार्ट टाइम है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इसके, और चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया इसके सेक्रेटरी होते हैं। तो इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसके जो मेंबर्स हैं वो कोर मेंबर्स आपके पार्ट टाइम है, चेयरपर्सन पार्ट टाइम है, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, सीईओ जो नीति आयोग के हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, और स्टैटिशियन ऑफ इंडिया जो चीफ स्टैटिशियन ऑफ इंडिया होते हैं वो आपके सेक्रेटरी हैं इसके। नेक्स्ट इश्यू जो हमें देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इश्यू 1.3.3, ये है 7th इकोनॉमिक सेंसस। काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। तो ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि दिल्ली में जो है 26वां स्टेट है जहाँ पे ये सर्वे चल रहा है, और ये प्रोसेस जो है 20 स्टेट में ऑलरेडी चालू है। 7th इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है वो सेंसस है वो चल रहा है जून 2019 से लेकर के अभी तक चालू है ये। सबसे पहला जो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था इंडिया में वो 1978 में हुआ था। अब इस बार क्या नया है? पहली बार जो है हम आईटी बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं डेटा कैप्चर के लिए, डेटा के वैलिडेशन के लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए और इंफॉर्मेशन को बांटने के लिए। इससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी और डेटा काफ़ी सिक्योर रहेगा। इस प्लेटफॉर्म के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने कॉमन सर्विस सेंटर्स और सीएससीज होते हैं उनके साथ टाई अप किया है। ये जो 7th इकोनॉमिक सेंसस है ये हमें इंफॉर्मेशन किस चीज़ की प्रोवाइड करेगा? ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ऑपरेशनल और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की। जो भी आपके एस्टैब्लिशमेंट हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट हैं, सबकी ऑपरेशनल एक्टिविटी के बारे में बताएगा, उनके स्ट्रक्चरल एक्टिविटी के बारे में बताएगा, उनके स्ट्रक्चरल के बेस का हमें डेटा देगा। ये सेंसस हमें इंसाइट देगा जोग्राफिकल स्प्रेड की, कहाँ कहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फैली हुई हैं, ओनरशिप पैटर्न क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, मतलब हमारी फर्म्स वगैरह का, कितने लोग एंगेज्ड हैं इसमें, कितने लोग काम कर रहे हैं, और मतलब कितनी एस्टैब्लिशमेंट किस किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में संलिप्त है। तो ये सारा डेटा हमें 7th इकोनॉमिक सेंसस से मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आपकी सेंसस 7th इकोनॉमिक सेंसस हमें क्या डेटा प्रोवाइड करेगा। ये जोग्राफिकल स्प्रेड और क्लस्टर्स देगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, उनका ओनरशिप पैटर्न देगा, लोग कितने एंगेज्ड हैं किस किस एस्टैब्लिशमेंट में और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इस सब का डेटा हमें पता चलेगा। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन जो है कौन किस चीज़ को कंपाइल करता है। तो सबसे पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है किस किस डेटा को कंपाइल करता है, सीएसओ जो है किस डेटा को कंपाइल करता है। ये आपका जो है इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके एमसीक्यू में के मल्टीपल चॉइसेस में आ जाएंगे और पूछेगा कि सीएसओ कंपाइल्स डेटा इन दीज ऑफ द फॉलोइंग, या फिर ऐसे हो सकता है जीडीपी डेटा इज कंपाइल्ड बाय एनएसएसओ, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि जीडीपी डेटा जो है सीएसओ कंपाइल करता है। तो ये आपको देखना है कौन सा डेटा कौन सी एजेंसी कंपाइल करती है। सीएसओ कंपाइल करता है जीडीपी का डेटा, आईआईपी का डेटा, आईआईपी है ये आपका, फिर एनर्जी की स्टैटिस्टिक्स ये कंपाइल करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटिस्टिक्स को ये कंपाइल करता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग को कंपाइल करता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज आपने सुना होगा ASER, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये आपका जो है डेटा कंपाइल करता है इस चीज़ का। फिर आपका जो है प्राइस इंडेक्सेस जो होते हैं अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसकी प्राइसेस? ये सिर्फ कंज्यूमर प्राइसेस उनके कंपाइल करता है जो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ हैं, उनके प्राइसेस के लिए को कंपाइल करता है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स को कंपाइल करता है और जेंडर स्टैटिस्टिक्स को सीएसओ कंपाइल करता है। अब देखते हैं एनएसएसओ किसको कंपाइल करता है, किस चीज़ को। एनएसएसओ जो है आपका नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वे कराता है, और इसमें जो है सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सर्वे कराया जाता है, और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि एनएसओ जो है आपका सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सर्वे करता है और एएसआई मतलब एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ कराता है। इसके अलावा एनएसओ एक और डेटा कंपाइल करता है रूरल और अर्बन प्राइसेस का और क्रॉप स्टैटिस्टिक्स का। तो ये देखिए याद रखना है आपको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल का सीएसओ प्रोवाइड करेगा, और बाकी जो आपका डेटा है रूरल और अर्बन प्राइसेस पर वो एनएसएसओ कंपाइल करता है। क्रॉप स्टैटिस्टिक्स भी एनएसएसओ कंपाइल करता है। अब नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, SCES। ये क्या है? मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI ने एक 28 मेंबर की जो है स्टैंडिंग कमेटी एस्टैब्लिश की है जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, SCES। तो इसके ये कौन हेड कर रहा है इसको? प्रणब सेन जो है इसके हेड हैं। तो पहली बात तो इस कमेटी को किसने एस्टैब्लिश किया है? इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया है MOSPI ने, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इससे याद रखनी है आपको, इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं प्रणब सेन। अब
इससे पहले 4 और कमिटीज़, स्टैंडिंग कमिटीज़ एस्टैब्लिश की गई थी। उनमें जो है लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स के लिए एस्टैब्लिश की गई थी, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स के लिए एस्टैब्लिश की गई थी, सर्विस सेक्टर के लिए एस्टैब्लिश की गई थी और अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के लिए एस्टैब्लिश की गई थी। अभी जो कमेटी है वो 28 मेंबर की कमेटी है। इसमें से 27 मेंबर जो है आपके एकेडमिक्स और इंडस्ट्री से होंगे। 28वां मेंबर ये आपके चेयरमैन हैं, हेड हैं, ठीक है। ये क्या करेगी कमेटी? ये जो है हमें पेरोल की रिपोर्टिंग करेगी। मतलब जो आपका डेटा होता है, पेरोल डेटा जो होता है, उसको कंपाइल करके उसकी रिपोर्टिंग करेगी। तो अप्रैल 2018 से नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स देना शुरू कर दिया है फॉर्मल सेक्टर में। तो ये क्या करता है, पेरोल डेटा को जो है कंपाइल करता है 3 स्कीम से। 3 स्कीम गवर्नमेंट की चलती है। ईपीएफ, जहाँ पे सभी को जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर पैसा डालता है। तो ये सारा डेटा जो है आप गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं एम्प्लॉयज़ का। तो यहाँ से हम एम्प्लॉय का डेटा ले सकते हैं। दूसरा आपका जो है ईएसआई वाली जो स्कीम होती है, यहाँ से भी हम डेटा ले सकते हैं। और तीसरा आपका नेशनल पेंशन स्कीम। इन तीनों का अगर हम डेटा ले लें तो हमें ये पता चल जाएगा कितने एम्प्लॉयज़ जो है वर्क कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर में। तो पेरोल डेटा जो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का ये शो करता है कि नवंबर में 19.62 लाख नए एडिशन हुए हैं एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। ये डेटा हमें पता चलता है। अब नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें देखनी है वो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ 2017-18। तो इसके बारे में क्या न्यूज़ में था? न्यूज़ में ये था कि गवर्नमेंट ने इसका जो डेटा है वो देने से मना कर दिया है। गवर्नमेंट अभी इसको रिलीज़ नहीं कर रही है। ये डेटा कंपाइल हुआ था 2017-18 का ये सर्वे है। और ये सर्वे आपका हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को देखता है, ठीक है। तो हर घर की क्या क्या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है जो आपका फूड आइटम्स पर और नॉन फूड आइटम्स पे है, उसको जो है उसका डेटा कंपाइल किया जाता है। और वो डेटा जो है इस बार गवर्नमेंट रिलीज़ नहीं कर रही, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये डेटा हमारा जो है इस डेटा में खराबी है, डेटा अच्छा नहीं है, इसीलिए इसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा। अब ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हर 5 साल कराया जाता है। तो ये 5 साल की एक्सरसाइज है। 5 साल की एक्सरसाइज को क्यूनिकिनियल एक्सरसाइज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो है इशू देखना है वो इशू 1.4 है, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। तो इसमें हमें जो इशू 1.4.1 है वो है आपका जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी के बारे में न्यूज़ में क्यों था? जीएसटी के बारे में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 66.7 लाख मतलब 66.79 लाख जो है नए डीलर्स ने रजिस्टर किया है जीएसटी में, टैक्स में। और उन्होंने जो है ये गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आधार और ऑथेंटिकेशन जो है मैंडेटरी किया जाएगा, या फिजिकल वेरिफिकेशन जो है मैंडेटरी किया जाएगा नए डीलर्स के लिए जनवरी 1, 2020 से, जिससे कि जो माल प्रैक्टिसेस हैं उनको रोका जा सके। तो ये आपका पीछे का डेटा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए जीएसटी के बारे में। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा। जीएसटी का एक क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 में इस बार आया था, जहाँ पे आपसे ये पूछा गया था कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम हुए हैं जीएसटी में। तो हालांकि ये जो है आपका पुराना है, पर इससे आपके क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए जीएसटी क्या है। तो जीएसटी बेसिकली डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब ये वहाँ पे लगेगा, फाइनल जो डेस्टिनेशन होगी वहाँ पे ये टैक्स लगता है, और ये फाइनल कंजम्पशन पॉइंट पे लगाया जाता है। ये इंडिया में 1 जनवरी 2017 से लागू किया गया। जीएसटी के अंदर 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्स्यूम किया गया, मतलब 17 टैक्सेस जो है जीएसटी के अंदर में आ गए हैं। जीएसटी अभी जो है सभी प्रोडक्ट पे लेवी किया जाता है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के बाकी सभी पे लेवी किया जाता है। अब छूटे हुए प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम के ऊपर जीएसटी लागू नहीं होता, एल्कोहल के ऊपर नहीं लागू होता है, रियल एस्टेट के ऊपर नहीं लागू होता, और बिजली के ऊपर जीएसटी नहीं लागू होता। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके ऊपर लागू होगा। तो ये आपको याद रखने, पेट्रोलियम के ऊपर नहीं होता, एल्कोहल के ऊपर नहीं होता, रियल एस्टेट और इलेक्ट्रिसिटी ये सब जीएसटी के अंदर में नहीं आते हैं। जीएसटी 4 स्लैब्स में जो है टैक्स लगता है। एक तो 5% वाला है, 12%, 18% और 28%। अब ये देखना है कौन कौन से टैक्स सब्स्यूम हुए हैं, कौन कौन से टैक्स सब्स्यूम नहीं हुए। देखिए, बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं सब्स्यूम हुई है, बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी चालू है। एंटी डंपिंग ड्यूटी अभी भी चालू है।
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये अभी भी चालू है। वैट ऑन अल्कोहल कंजम्पशन ये चालू है। स्टैम्प ड्यूटी चालू है। प्रोफेशनल टैक्स चालू है। और कुछ एरियाज में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो वो भी चालू है। तो अब आपको लिखना क्या है एग्जाम में? देखिए, आप एग्जाम में टैक्स सब्स्यूम में कुछ तो ये एग्जाम्पल दे देंगे जो आपको याद रहें, क्योंकि 17 टैक्स हैं तो आप सभी याद नहीं रख सकते। तो आपको क्या लिखना है कि जीएसटी हैज सब्स्यूम्ड 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर एग्जाम लाइक एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स एटसेट्रा। हाउएवर इट हैज़ नॉट सब्स्यूम्ड बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसने क्या सब्स्यूम नहीं किया, ये लिख दीजिएगा कि इनको छोड़ करके बाकी सारे सब्स्यूम कर दिए हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल ये है। तो कौन कौन से सब्स्यूम नहीं किए ये देख लीजिए आप। बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं किया है, डंपिंग ड्यूटी नहीं किया है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोलियम पे लगती है वो नहीं की है, वैट नहीं की है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं की है, प्रोफेशनल टैक्स नहीं किया है। ज़्यादातर जो डेली यूज़ के आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर जीरो जीएसटी है अभी लेटेस्ट रिवीजन के अकॉर्डिंग। और जो इन ये सारे जीएसटी लगने के बावजूद एक और आपका सेस लगाया जाता है, ठीक है। और ये सेस किस पर लगता है? ऑटोमोबाइल्स पे लगता है, लग्जरी पर, और डीमेरिट और सिन गुड्स पर। सिन गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनकी कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, या फिर ऐसे गुड्स जो जिनका बढ़ावा नहीं करना चाहती सरकार, या जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको जो है हम डीमेरिट गुड्स और सिन गुड्स की कैटेगरी में डालते हैं। उनके ऊपर जो है एक सेस लगाया जाता है। इस सेस से क्या होगा? इस सेस से जो है हमारी जो स्टेट्स को घाटा हुआ है जीएसटी के लागू करने से, तो ये सेस उनको दी जाती है, स्टेट्स को डिसबर्स की जाती है। फिलहाल जीएसटी से रिलेटेड करंट न्यूज़ ये है कि जीएसटी का कलेक्शन जो है 6% बढ़ा था, और ये टोटल 1 लाख करोड़ का जो है इसने मार्क क्रॉस कर लिया नवंबर में। और ये जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ये इकोनॉमिक सर्वे से इन्फॉर्मेशन आई है। जीएसटी का जो कलेक्शन था ये 2.7% फॉल कर गया था सितंबर में। मतलब सितंबर में कलेक्शन गिरा था, उसके बाद नवंबर में कलेक्शन इंप्रूव हुआ। और 5.3% था ये अक्टूबर में। पिछले 2018 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, सितंबर में जो है 2.7% गिरावट आई थी, अक्टूबर में जो है हमारी 5.3% गिरावट आई थी एज कम्पेयर टू 2018 फिगर्स। सेंटर ने सभी स्टेट्स को ये लिखा है कि क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन लो है, जो कॉम्पेंसेशन सेस था वो इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि उनके जो लॉसेस हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिकवर कर पाए, दे पाए। तो कॉम्पेंसेशन सेस क्या है? अभी अभी हमने देखा था, ये जो है लग्जरी और सिन गुड्स पे लगाया जाता है, और इसको जो है यूज़ किया जाएगा स्टेट को कंपेंसेट करने के लिए। कोई भी लॉस अगर वो झेलना पड़ रहा है उनको इस जीएसटी के रेजीम की वजह से, तो उस लॉस की भरपाई के लिए सिन टैक्स और लग्जरी गुड्स पे जो है टैक्स लगाया जाता है। इसको एडिशनल टैक्स लगाया जाता है, एडिशनल सेस लगाया जाता है। इस सेस को नाम दिया गया कंपेंसेशन सेस। तो ये जो कंपेंसेशन सेस से कलेक्शन होगा, ये स्टेट्स को जो है सेंटर डिस्पर्स करती है, जिससे कि उनका जो लॉस हुआ है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से उसकी भरपाई की जा सके। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जीएसटी के बारे में। जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी काउंसिल देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहले ये याद रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आर्टिकल 279A के तहत इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया है। जीएसटी काउंसिल क्या करेगी? ये जो है रिकमेंडेशंस देगी यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी रिलेटेड इश्यूज पर। इसको चेयर करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और बाकी मेंबर्स जैसे कि यूनियन स्टेट मिनिस्टर्स और रेवेन्यू और फिनेंस के जो मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, फिर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फिनेंस और टैक्सेशन ऑफ स्टेट। तो या तो अगर देखिए आपका जो है चेयरिंग कर रहे हैं यूनियन फिनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के, उसके अलावा जो जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स ऑफ इंडिया, इनके जो फिनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे इसके काउंसिल के मेंबर होंगे। और जो आपका यूनियन का स्टेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन का, वो भी इसका मेंबर होगा। तो ये सारे लोग जो है मेंबर्स होते हैं। चेयरिंग आपकी फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। जो भी डिसीजन काउंसिल लेगी, जीएसटी काउंसिल जो है डिसीजन जो भी लेगी, वो जो है आपकी उस मेजॉरिटी नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स। तो यहाँ पे जो है वोटिंग की जाती है, और वोटिंग का कितना होना चाहिए? कम से कम 3/4 होना चाहिए। अब वेटेज क्या है वोट्स का? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो वेटेज है वो 1/3 है। जो भी टोटल वोट होगा, सेंट्रल जो भी वोटिंग कर रही है, 1/3 वेटेज जो है आपका सेंटर के पास है, और 2/3 जो आपका वेटेज है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, ठीक है। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स की वोटिंग होगी उसका 2/3 जो है आपका वेटेड एवरेज आप ये लेंगे आप। स्टेट्स का जो वेट होगा, स्टेट्स को जो वेट असाइन किया गया वो 2/3 मतलब 66%, 66.66%, और आपको सेंटर को 33.33%, ये सेंटर को जो है वेट असाइन किया गया है, ठीक है।
38th जो आपकी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी वो अभी अभी कंक्लूड हुई है, और ऑब्वियसली चेयरमैनशिप हमारे जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस करते हैं। तो जीएसटी काउंसिल की जो लेटेस्ट मीटिंग हुई उसने ये कहा कि जीएसटी का जो रेट है 28% स्टेट रन लॉटरीज के ऊपर और स्टेट ऑथराइज लॉटरी के ऊपर एक रेट लगाना चाहिए, और वो होना चाहिए 28% का रेट। इससे पहले दो अलग अलग रेट्स हुआ करते थे लॉटरीज के। जो स्टेट रन लॉटरीज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा केरला स्टेट गवर्नमेंट की लॉटरीज होती हैं, उस पर जो जीएसटी लगता था वो 12% का था, और स्टेट ने जिन कंपनीज को ऑथराइज कर रखा है प्राइवेट लॉटरीज के लिए उन पे जीएसटी 28% का लगता था। तो जीएसटी काउंसिल ने अब एक यूनिफाइड रेट कर दिया है, 28% सभी लॉटरीज पे लगेगा, स्टेट रन लॉटरीज पर भी और स्टेट ऑथराइज लॉटरीज पर भी। काउंसिल ने पहली बार ये जो है वोटिंग की ऑप्शन को यूज़ किया था इस रेट को डिटरमाइन करने के लिए। अब इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, ये देखिए कुछ केसेस में जो है यूजुअली क्या होता है कि जीएसटी पे करने की जो लायबिलिटी होती है वो सेलर पर होती है, पर कुछ केसेस में बायर के ऊपर ये लायबिलिटी आ जाती है, और इसको कहा जाता है रिवर्स चार्ज। ये केवल स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होती है, जैसे कि जब कोई बिजनेस गुड या सर्विस परचेज करे किसी सप्लायर से जो कि जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर जीएसटी नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड आपका कोई सप्लायर है, उससे अगर कोई बिजनेस परचेज कर रहा है किसी रॉ मटेरियल को, तो उसको जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा जीएसटी का, इसको बोलेंगे हम रिवर्स चार्ज। इसी तरह से अगर किसी ने कुछ इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट्स पे तो जीएसटी नहीं लगता है, तो इंपोर्ट के ऊपर जो भी आपने इंपोर्ट किया उस पे आपका बायर को जो है पेमेंट करना पड़ेगा, इसको अगेन हम रिवर्स चार्ज कहते हैं। एक और रिलेटेड जीएसटी से इंफॉर्मेशन है, उसका नाम है ई वे बिल। तो ई वे बिल क्या होता है, ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट है जो किसी भी पर्सन को कैरी करना पड़ेगा सामान ले जाते वक्त, मतलब कि कोई भी कंसाइनमेंट लेके जा रहा है तो उस वक्त आपको ई वे बिल लेकर के जाना होता है ट्रक्स वगैरह को। सामान की जो वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, और आप जो है 10 किलोमीटर से दूर अगर लेकर के जा रहे हैं सामान को, तब फिर आपको ये देना पड़ता है, ये पे करना पड़ता है, ठीक है। इसको कैरी करना पड़ता है ई वे बिल को। तो वैल्यू जो है 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए सेल्स की आइटम की, और आप 10 किलोमीटर के बियॉन्ड इस आइटम को लेके जा रहे हैं तो आपको ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी। ये जनरेट होता है जीएसटी कॉमन पोर्टल से। इसको जो है रजिस्टर्ड पर्सन या ट्रांसपोर्टर जनरेट कर सकते हैं मूवमेंट से पहले, जब आपने बिगिन किया है चलना उससे पहले आपको ई वे बिल निकाल के रखना पड़ेगा, तब आप इसको लेकर के तब आसानी से सीमलेसली एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप आसानी से कंसाइनमेंट भेज सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पेंसेशन सेस। तो हम पहले भी देख चुके थे, कॉम्पेंसेशन सेस जो है ये एज अ रिलीफ मेजर स्टेट के लिए लगाया गया था, जिससे कि उनके जो लॉस ऑफ रेवेन्यू है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से उसको रिकवर किया जा सके। स्टेट का जो टैक्स रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2016 का, वो बेस ईयर लिया गया है। तो 2016 की जो भी स्टेट की जो फाइनेंशियल रेवेन्यू था वो जो है बेस ईयर है, उसके बियॉन्ड जो है 14% की ग्रोथ कैलकुलेट की जाती है। मतलब हर साल ये माना जाता है कि 14% हम टैक्स का ग्रो करेंगे, तो इस बेसिस पर हम जो है सेस लगाते हैं। मान लीजिए जीएसटी कलेक्शन से टोटल बेस ईयर प्लस आपका बेस ईयर 2016 का था, उसके जो है 14%, 2017 में उसका 14% ग्रोथ होनी चाहिए थी, बट हमें स्टेट ने रिसीव किया केवल 12%। तो 2% जो भरपाई होगी वो कॉम्पेंसेशन सेस से की जाएगी, ठीक है। ये जो है कलेक्ट कौन करता है, ये जो है कॉम्पेंसेशन सेस फ्लो करेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, फिर इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, जहाँ से जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस अकाउंट जो है सभी स्टेट्स का क्रिएटेड है, वहाँ से ये स्टेट को डिसबर्स किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको देखना है वो है नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी NAA। ये काफ़ी बारी न्यूज़ में आई है। तो ये आपकी सेक्शन 171 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत बनाई गई है। तो ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये एक लॉ से आ रही है। कौन सी लॉ है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। इसका पर्पस क्या है, ये जो है टैक्स रेट का जो रिडक्शन हुआ है उसका बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचे, उसके लिए बनाई गई है। तो मान लीजिए टैक्स रेट था 28% किसी आइटम पे, एक कॉमोडिटी पे, अब जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि इसको 18% कर देते हैं, तो 10% का जो बेनिफिट होगा ये कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। तो
सेलर्स क्या करते हैं, ये 10 उनको जो है कंज्यूमर से चार्ज करेंगे 28% ही, पर पे करेंगे जीएसटी 18% और 10% अपना प्रॉफिट बना लेते थे। तो ये प्रॉफिट ऐसा जो आपके सेलर्स हैं अपने पास ना रखें, वो प्रॉफिट कंज्यूमर्स तक पहुँचे, कंज्यूमरेट रिडक्शन इन प्राइस होना चाहिए। उसके लिए ये जो है अथॉरिटी बनाई गई है। कंज्यूमरेट मतलब कंज्यूमर का जो प्राइस है उसमें रिडक्शन होना चाहिए, टैक्स क्रेडिट पास होना चाहिए कंज्यूमर्स को, इसके लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है। नेक्स्ट इशू हमें देखना है सबका विश्वास इशू, लास्ट इशू फॉर द डे। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम 2019 नोटिफाई की जा चुकी है। ये अनाउंस की गई थी, इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। एक तो आपका डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो सके। डिस्प्यूट कौन सी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज टैक्स के की जो भी डिस्प्यूट्स हैं जो अब जीएसटी के अंडर में आ गई हैं, उनमें जो भी पेंडिंग डिस्प्यूट्स रह गई थी वो उनके सेटलमेंट के लिए सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम चालू की गई थी। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये क्या करेगा कि जो भी लेगेसी केसेस हैं, मतलब जो पुराने पड़े हुए केस हैं सेंट्रल एक्साइज टैक्स के और सर्विस टैक्स के, अब जिनको जीएसटी ने सब्स्यूम कर लिया है, उनको अलग जो और बहुत सारे फोरम्स पे ये पेंडिंग केसेस हैं तो उनका जल्दी रिजोल्यूशन हो सके, उसके लिए एक कंपोनेंट है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है एमनेस्टी कंपोनेंट, मतलब अब ये अपॉर्चुनिटी देगा टैक्स पेयर को। मान लीजिए टैक्स पेयर को पेमेंट करना था, उसने पेमेंट नहीं किया तो वो उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाती है। तो आउटस्टैंडिंग टैक्स पेमेंट जो है वो अगर पे कर देता है तो वो इस कॉन्सिक्वेंस से, मतलब लायबिलिटी से जो है, लीगल लायबिलिटी जो क्रिमिनल लायबिलिटी है उससे फ्री हो जाएगा। उसको एमनेस्टी कंपोनेंट कहा गया है, जिससे कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं वो जल्दी से आके अपना टैक्स जो बाकी बकाया रह गया उसको पे कर सकें। उसके लिए ये डिस्प्यूट जो है ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। हम सारा इकोनॉमी का PT 365 आपका कंप्लीट कराएंगे सिंपल वर्ड्स में, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।